हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज लेकर आए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 4, जिसमें हम बात करने वाले हैं आयंस के बारे में। जी हाँ, आयंस की आज हम पूरी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्या होते हैं आयंस, उन सबको हम आज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम आयंस क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम किस तरह एग्जिस्ट करता है। तो हमने कहा था कि एटम जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हमने कहा था क्योंकि सारे जो एटम हैं वो तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हीलियम की तरह, नियॉन की तरह, क्रिप्टन की तरह वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो उन्हें या तो एक और एटम चाहिए अपने जैसे ही बॉन्ड बना के रहने के लिए, या फिर उन्हें रहना पड़ेगा आयंस की फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल्स का हम पूरा डिस्कशन कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अगर आपने मॉलिक्यूल्स नहीं देखा है तो ऊपर आई का बटन दबाओ, मॉलिक्यूल्स वाली वो वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो पे जाओ और मॉलिक्यूल्स को पूरा अच्छे से समझ लो कि एटम्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में किस तरह रहते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एटम्स जो है आयंस की फॉर्म में कैसे रहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमने बताया था कि एटम क्या करता है, अपने जैसे दूसरे एटम के साथ या फिर किसी और एटम के साथ, अपने जैसे नहीं तो किसी और एटम के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना के रहता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एटम जो है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स या तो दे देगा या ले लेगा। किसी से या तो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसी को, या किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। क्या, आयन्स अगर बनाना है, अगर एक एटम को आयन की फॉर्म में आना है, अगर एक एटम को आयन बनना है, तो वो क्या करता है, कुछ नहीं करता। या तो किसी से एटम, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ नोट पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं जो हमारा एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, वो फर्दर डिवाइड हो सकता है। आप अपनी 8th-7th क्लास में पढ़ के आएंगे कि जो एटम्स है, एटम्स भी फर्दर क्लासीफाई हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। और एटम के क्या वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप जानते हैं, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, ये क्या आपको ये पता है कि इनकी डिस्कवरी किस किसने करी थी? नहीं पता, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर है, हम बताएंगे कि आपको इनकी डिस्कवरी किस किसने करी थी। ठीक है, तो एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम सब ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सब जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें आज पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर मैं तीसरी बात करूं इंपॉर्टेंट, और जो शायद सबको पता होगी, उन्हें मैं बता दूं कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल माने जीरो चार्ज, न्यूट्रल माने जीरो चार्ज, आप उसे बोल सकते हो कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है भाई, अब जैसे कि मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। वो कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू में 9th क्लास में नहीं जाननी है, 10th क्लास में हमें पता चल जाएगी कि एग्जैक्ट चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे। फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। और जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, लेकिन कैसा, पॉजिटिव। तो हम ये मान लेते हैं कि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे ये यूनिट जो है वो सिर्फ यू लिख रहा हूँ मैं, बाकी कोई भी यूनिट हो सकती है। जैसे अगर असल में बताऊँ तो चार्ज की यूनिट कुलाम्ब होती है। फिलहाल आप इसमें मत घुसो कि एग्जैक्ट चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे, सिर्फ ये समझ लो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव का, उतना ही चार्ज है प्रोटॉन पे पॉजिटिव का। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल चार्ज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, बस फर्क किस बात का है, साइन का है। अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों के पास कैसा कैसा चार्ज है, 1-1 चार्ज है। एक प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है भाई, दूसरी बात हम ये जानते हैं कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये बात सबको पता है या नहीं पता है? हम ये जानते हैं कि एक एटम में, एक हाइड्रोजन का एटम हो, चाहे वो एक प्रोटॉन हाइड्रोजन का एटम हो, हीलियम का एटम हो, नियोन का एटम हो, सोडियम का एटम हो, चाहे वो क्लोरीन का एटम हो, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे।
ये बात मानते हो या नहीं मानते हो भाई? ये बात क्लियर है? ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, अगर एक एटम पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं और उतने ही प्रोटॉन हैं तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा? उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा? एक एग्जांपल से समझो। सोडियम एक एटम है, ठीक है, सोडियम का एक एटम लिया मैंने। सोडियम का सिंबल होता है Na, और उसमें आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उसके जो एटॉमिक नंबर होता है उसका होता है 11। एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। मुझे बताओ, अगर मैं सोडियम के एटम पे आपसे नेट चार्ज पूछूं तो आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो भाई। एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट चार्ज है, तो 11 इलेक्ट्रॉन पे कैसा होगा? 11 यूनिट चार्ज। लेकिन कैसा? नेगेटिव का। लेकिन कैसा? नेगेटिव का। ठीक है भाई, लेकिन कैसा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट चार्ज, 11 इलेक्ट्रॉन पे 11 यूनिट चार्ज। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया? नेगेटिव। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? भाई प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा? 1 यूनिट चार्ज। 11 प्रोटॉन है तो कितना चार्ज हो जाएगा? 11 यूनिट चार्ज हो जाएगा। 11 यूनिट चार्ज हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों को क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया, क्योंकि एक ही तो एटम के अंदर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, जब आप इसे ऐड करोगे तो जरा मुझे बताना क्या वैल्यू आएगी? कोई मुझे बता सकता है क्या वैल्यू आएगी? अगर मैं -11 +11 करता हूं तो क्या ये वैल्यू जीरो नहीं आती है? क्या ये वैल्यू जीरो नहीं आती है? जी हाँ, एग्जैक्टली वैल्यू जीरो आएगी। दैट इज, ये क्या बता रहा है कि सोडियम का एटम कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कैसा है? जीरो है। क्योंकि सोडियम के एटम में जितने इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम के एटम में उतने ही प्रोटॉन हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो चार्ज कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एटम के ऊपर कैसा चार्ज होता है? जीरो चार्ज होता है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है भाई, मैंने कहा उसमें कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। अब अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं, उस भाई मैंने कहा उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अगर कुछ ऐसा हो कि मैं उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएं? 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएं, तो क्या मुझे ये बता सकते हो उस पर नेट चार्ज कितना होगा? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो मेरे पास -10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। लेकिन प्रोटॉन का मेरे पास अब भी चार्ज कितना ही होगा? +11 ही होगा भाई, है ना भाई? प्रोटॉन का अब भी चार्ज कितना होगा? +11 ही होगा। +11 ही होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं -10 +11 करता हूं तो क्या मुझे +1 नहीं मिलता है? क्या मुझे +1 नहीं मिलता है? जी हाँ। तो यानी कि अब मेरे सोडियम के एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसा? प्लस चार्ज। क्यों? कितना पॉजिटिव है? +1, तो मैं +1 भी लिख सकता हूँ, या प्लस लिख के छोड़ दो। ठीक है भाई, 1 को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस लिख के भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये बात भाई क्लियर हो गई। ये बात क्लियर होगी कि अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता हूं तो एटम्स पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो उस पर भी चार्ज आ जाएगा भाई। मतलब भाई क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही होते हैं उसके पास प्रोटॉन। 17 ही होते हैं उसके पास प्रोटॉन। तो टोटल चार्ज मेरे हिसाब से जीरो आ रहा है भाई। मेरे हिसाब से अब जीरो आ रहा है चार्ज। 17 को 17 से माइनस करूंगा तो जीरो ही बचेगा। ठीक है, मान लो क्लोरीन के साथ ऐसा हो कि उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन, माफ करना ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैंने, मान लो उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो क्या मुझे बता सकते हो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा? तो भाई अब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और 17 प्रोटॉन रह गए हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा? -1 होगा या नहीं होगा? -1 होगा या नहीं होगा? जी हाँ। तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा। -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, इसमें परेशान मत हो। एक चीज आपके दिमाग में खटखट कर रही होगी, और वो क्या होगी? वो ये होगी कि भाई आपने जो बात की वो सारी इलेक्ट्रॉन की आपने कहा इलेक्ट्रॉन दे दूं, इलेक्ट्रॉन ले लूं। भैया क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं प्रोटॉन दे दूं, प्रोटॉन ले लूं? तो भाई इसका जवाब है नहीं, प्रोटॉन का लेन देन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन जो है, आप पढ़ के आए होंगे, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस होता है एटम के बिल्कुल सेंटर में। तो वहां से प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हाई एनर्जी दोगे, और वो हाई एनर्जी भाई बहुत कम एनर्जी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर एक प्रोटॉन को निकालना है एक किस में से एक न्यूक्लियस में से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है। आगे चल के न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज है, एक अलग तरीके की फोर्स है जो उन्हें बांध के रखती है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उस फोर्स में से प्रोटॉन को निकालना यानी कि बहुत बड़ा काम करना, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जिन बच्चों के मन में सवाल आ रहा था, बहुत अच्छा सवाल है कि क्या प्रोटॉन नहीं निकल सकता, इसका जवाब है नहीं, प्रोटॉन नहीं निकल सकता। पहला इसका रीज़न है कि प्रोटॉन जो है वो बहुत ज़्यादा इनसाइड होता है, एक एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है, वहाँ से प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, प्रोटॉन्स का अगर मैं बताऊँ तो प्रोटॉन्स जो है, बहुत सारे प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर ना एक बॉन्ड, एक अलग ही तरीके का फोर्स होता है जो उन्हें बांध के रखता है आपस में, वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जो चार फोर्स होती है हमारी, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसमें से प्रोटॉन निकालना यानी कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। खैर साइंटिस्ट कर चुके हैं बहुत सारे काम, तो ये काम भी कोई बड़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। देखो ये लाल वाला पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया, जो ये लाल वाला है कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। ज़रा बात कर लेते हैं हरे वाले की, हरा वाला हमें क्या कहता है, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है ये वाले पॉइंट्स हमें, ठीक है। आओ देखें। तो इफ एन एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल देन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि मैंने आपको सोडियम की बात कही थी, सोडियम में क्या थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे 11 ही प्रोटॉन थे। हमने क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, तो उस पर कैसा चार्ज बचा था भाई, 10 इलेक्ट्रॉन बचे थे और 11 प्रोटॉन बचे थे, तो टोटल चार्ज हमारा आ रहा था +1। कैसा आ रहा था, +1। जी हाँ, तो ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो, तो एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सोडियम के एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट और कमाल का है, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट बिल्कुल इसी तरह का है, कमाल सा है। एंड इफ एन एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल देन इट गेट्स अ नेगेटिव चार्ज। जैसे कि मैंने कहा था क्लोरीन, क्लोरीन के पास होते हैं 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन मान लो उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से ले लिया, बाहर से उसका मन करा, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब उस पर जरा मुझे बता सकते हो कि नेट चार्ज कितना होगा। 17 - 18 करते हो तो क्या -1 नहीं आता है, 17 - 18 करोगे तो -1 आएगा। जी हाँ, एग्जैक्टली -1 आएगा। और जब आप ये -1 आएगा तो आप कह सकते हो कि क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, माइनस का चार्ज आ गया है, ठीक है। क्या मुझे बता सकता है क्लोरीन को, मुझे बता सकता है कि क्लोरीन क्या होता है। जी, क्लोरीन होता है नॉन मेटल और सोडियम होता है हमारा मेटल। बात क्लियर हो रही है, बहुत बच्चों ने ये बात यहीं पे पकड़ ली होगी, जो नहीं पढ़ी है मैं आगे उसे समझाने वाला हूँ। बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज का मेन टॉपिक ये है हमारा आयंस। व्हाट आर आयंस, क्या होते हैं आयंस, इन सब के बारे में हम अब डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाले हैं। एटम्स क्या होते, आयंस क्या होता है, कितने तरीके के आयंस होते हैं, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ठीक है। तो आयन क्या होता है, एक छोटी सी लाइन में आयन का मतलब समझ लीजिए, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है आयन की, और इस लाइन में सारी बात हो रही है आयन की। आयन क्या है, आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम, ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। सो आयंस क्या होते हैं, जब एक एटम पे चार्ज आ जाता है वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। जैसे कि मैंने कहा सोडियम, भाई सोडियम अब तक क्या है, एक एटम है, लेकिन मैं कहूं सोडियम पे चार्ज आ जाए पॉजिटिव, तो अब ये सोडियम एटम क्या बन गया, सोडियम का एक आयन बन गया, ठीक है भाई। तो सोडियम अब ये क्या बन गया, एक आयन बन गया। जैसे कि मैंने कहा क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन थे, वेरी गुड। अगर मैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और उस पर ओवरऑल चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो अब क्या हो गया है, ये क्लोरीन का क्या बन गया है, क्लोरीन का एक आयन बन गया है, ठीक है भाई। अगर आपके टीचर आपके स्कूल में एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर आयंस, तो बहुत बड़ी डेफिनेशन मत लिख के आना मेरे भाई, डेफिनेशन वो लिखो जो सबको समझ में आए, ठीक है। बहुत बड़ी डेफिनेशन, वो चतुर वाली डेफिनेशन लिखने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती, उस पे मार्क्स हाँ भले मिल जाएंगे, लेकिन समझने वाली चीज़ है ये छोटी सी डेफिनेशन। क्या, एन आयन इज अ पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है भाई। आयन क्या है,
पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज एटम है या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम हो सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो अभी अभी हम सारे एग्जाम्पल्स पढ़ के आए हैं भाई। सोडियम, जैसे मैंने कहा था सोडियम पे 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूँ, क्योंकि मैं प्रोटॉन का लेन देन तो कर नहीं सकता हूँ, अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो उसके पास बचते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, ओवरऑल चार्ज बनता है +1। अगर मैं 1 लिखना चाहूं तो लिख भी सकता हूं, वरना केवल प्लस काफी है, केवल प्लस लिखना काफी है। ठीक है भाई। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्रोटॉन्स। मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्रोटॉन्स। अगर मैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लूं तो मैग्नीशियम के पास ओवरऑल चार्ज आ जाएगा प्लस। भाई क्या प्लस लिखना काफी होगा? नहीं, अब लिखना पड़ेगा +2। मैग्नीशियम के पास कैसा चार्ज आ जाएगा? +2। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स, 13 प्रोटॉन्स होते हैं। अगर मैं उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो एल्यूमिनियम के पास एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +3। ठीक है भाई, 3+ मत लिखना, या +3 भी लिख सकते हो, 3+ भी लिख सकते हो, माफ करना मैं उल्टा बोल गया। 3+ भी लिख सकते हो, 2+ भी लिख सकते हो। जैसे ये देखो, ये +2 लिखा हुआ है मैंने, इसे आप 2+ भी लिख सकते हो। ज्यादातर लोग 2+ लिखते हैं, मैं +2 लिखता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में आपको 2+ ही मिलेगा, मैं +2 लिखता हूँ। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही जैसे अगर मान लो हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, हमने कहा इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज, किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उस पर नेगेटिव चार्ज, जैसे क्लोरीन के ऊपर Cl नेगेटिव। ठीक है भाई, यहाँ पे ये आपको लग रहा होगा मैंने क्लोरीन के साथ लिख दिया, ये मेरी प्रिंटिंग एरर है भाई, मतलब टाइपिंग एरर है। ये थोड़ा सा ऊपर आता है, याद रखना, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये ऊपर की तरफ आता है। जैसे कि अब यहाँ देखिए आप, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स। किया क्या हमने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ हमने क्या करा, ऑक्सीजन के निकाल लिए हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 2-। ठीक है, या फिर O-2 भी लिख सकते हो। ठीक है, -2 भी लिख सकते हो। देखो भाई ये स्टैंडर्ड है, ये मुझे लिखना पसंद है, बस ये बात है। लिख के मैं भी ये आता हूँ पेपर में, है ना, मेरे टीचर गुस्सा करते हैं, -2 मत लिखा कर भाई, 2- लिखा कर। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि भाई आयंस तो हमें समझ में आ गया। आयंस क्या है, कुछ भी, कोई भी एक एटम जिस पे चार्ज आ जाए वो बन जाता है आयन। ठीक है भैया, ये बात हमें क्लियर होगी। अब हमें ये बताओ आयंस कितने तरीके के होते हैं भाई, सबसे अच्छा सवाल बनता है, देयर आर टाइप्स ऑफ आयंस, है ना। तो आयंस कितने तरीके के होते हैं? तो भाई 2 तरीके के आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कमाल का वर्ड है कैटायंस और एनायंस, आज से शुरू करोगे, अब जितनी भी जिंदगी में ये पढ़ोगे केमिस्ट्री, कैटायंस एनायंस तो आते ही रहेंगे, हर साल हर सेमेस्टर में कभी ना कभी कैटायंस और एनायंस का जिक्र करोगे। ठीक है, तो व्हाट आर कैटायंस एंड एनायंस, सबसे पहले ये देख लीजिए कैटायंस एनायंस क्या होते हैं। तो भाई एक पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। भाई हम बहुत बड़ा नाम दे रहे थे कि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या होता है, वो कैटायन होता है। ठीक है, कैटायन क्या है, एक छोटा सा वर्ड दे दिया गया है पॉजिटिवली चार्ज आयन को, पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या वर्ड दे दिया गया है, कैटायन। ये साइंटिस्ट द्वारा दिया हुआ है। उन्होंने क्या करा, जिस भी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या होगी, कैटायन होगी। जिस भी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या होगी, कैटायन होगी। और जिस भी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो चीज क्या होगी, एनायन होगी। जैसे कि देखो, डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो ये पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, है ना। चलो मैं ही पढ़ के दे देता हूँ। अ कैटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जब एक एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या फिर निकल जाते हैं उसके अंदर से, जब एक एटम के अंदर से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक कैटायन बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं, एक कैटायन बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है एक छोटा सा, ये देखो सोडियम एटम था मेरे पास। ठीक है, सोडियम एटम था, इस पे कोई चार्ज है नहीं ना, प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है नहीं, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है जब इस सोडियम एटम पर कोई चार्ज नहीं है तो अब ये यहाँ पे क्या है, ये एक एटम है। जब सोडियम पे कोई भी चार्ज नहीं है तो ये क्या है, एक एटम है। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा
और इस पे एक चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? एक आयन बन जाएगा। कैसा? कैटायन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा। ठीक है भाई। देखो आयन तो, आयन क्या है? एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या करा यार, आयन को और थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। एक काम करते हैं, आयन को ऐसा कर दो कि जब हम कैटायन बोले तो अलग ही पता चल जाए इस पे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई कैटायन ठीक है और वो आयन ठीक है। आयन, आयन जो वर्ड है वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा करा जाए कि जब हम एक वर्ड बोलें तो हमें चार्ज भी पता चल जाए। भाई बार बार बोलना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन बोलना बार बार परेशानी आ रही थी। भाई साइंटिस्ट क्या होता है, बहुत आलसी इंसान होते हैं, हर चीज़ को एक वर्ड देने की कोशिश करते हैं, एक साइंटिफिक टर्म देने की कोशिश करते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, हम बार बार ये पॉजिटिव चार्ज आयन ना बोले, ये बार बार नेगेटिव चार्ज आयन ना बोले, एक वर्ड दे दो। तो उन्होंने क्या करा, कैटायन वर्ड किसको दे दिया? पॉजिटिव चार्ज आयन को दे दिया। और एनायन वर्ड किसको दे दिया? नेगेटिव चार्ज आयन को दे दिया। ठीक है यानी कि उन्होंने कह दिया कि आज के बाद जो भी इंसान कैटायन बोलेगा उसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आयन। और जब भी कोई इंसान एनायन बोलेगा तो उसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, वो तीन बड़े बड़े वर्ड ना बोल के सिर्फ एनायन बोल दो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है भाई। तो जब तक इस पे कोई चार्ज नहीं था, ये था एटम। ये क्या था? सोडियम का एटम। जैसे इस पे कोई चार्ज आया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्या बन गया? एक आयन बन गया। किसका? सोडियम का एक आयन बन गया। या फिर आप इसे अच्छे से बता सकते हो कि एक सोडियम का कैटायन बन गया। ठीक है मेरे भाई? हाँ ठीक है, ठीक है मेरे भाई और बहनों। अच्छा, since a cation is formed by the removal of electron, therefore an atom contains less electron than a normal atom। ठीक है भाई, ये बात आपको पता है कि एक कैटायन कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। देखो अगर आपको याद करना है कि किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, तो मेरा तरीका था, मैं हमेशा ये याद करता था कि पॉजिटिव चार्ज उस पे आएगा जो देगा। भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो महान है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो महान है ये मेरा तरीका है। आप कोई भी तरीका अपना अपना सकते हो। ठीक है, बच्चे सब अपना तरीका निकालते हैं, ये मेरा तरीका था। ठीक है, तो मेरा ये तरीका था भाई, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो महान है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो महान है। और जो दे रहा है उस पर कैसा चार्ज आना चाहिए भाई? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो जो भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो क्या है? महान है। उनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। आज से याद कर लो, आप भी ये टेक्निक अपना सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो महान है, इसलिए वो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो कैसा है? मतलब उस पर कमी है, और जिसके पास कमी है उसको कैसा चार्ज दे दो? उसे दे दो नेगेटिव चार्ज उसे कैसा दे दो? नेगेटिव चार्ज आप दे सकते हो। ठीक है भाई, ओके ठीक है। तो since a cation is formed by the removal of electrons from an atom, therefore a cation contains less electron than a normal atom। एक बात हमेशा याद करना, अगर सोडियम के एटम की बात हो रही है और सोडियम के कैटायन की बात हो रही है, सोडियम के एटम की बात हो रही है और सोडियम के कैटायन की बात हो रही है, तो एक बात याद रखना, सोडियम के एटम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम के कैटायन में। ठीक है, सोडियम के एटम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम के कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। जैसे कि आप ये पढ़ सकते हो, ये पढ़िए, देखिए देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारे पास एक सोडियम है, सोडियम का एटम है, सोडियम के एटम में प्रोटॉन है 11, सोडियम के एटम में इलेक्ट्रॉन है 11, ओवरऑल चार्ज है उसके पास 0, ओवरऑल चार्ज है उसका 0। दूसरी तरफ जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब इसने दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दिया, या हमको दे दिया मतलब इस एटम ने लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन गया? सोडियम का आयन बन गया है। उसके ऊपर प्रोटॉन्स कितने हैं उसके? 11 हैं। उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 हैं। तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा आ गया है? +1। ठीक है, तो 0 चार्ज से क्या बन गया है? वो +1 चार्ज बन गया है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है भाई, तो ये बात थी कि एटम्स पे किस तरह चार्ज आ जाता है। अब एक चीज़ कमाल की है जो आपको याद कर लेनी चाहिए, अगर आप याद करते हो तो अच्छी चीज़ है। वो क्या है कि
ऑल द मेटल्स एलिमेंट्स आर कैटायन। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। आप मेटल्स पढ़ के आए होंगे लास्ट चैप्टर में, इज मैटर, वो इज मैटर अराउंड अस प्योर में ही, उसमें हमने पढ़ा था कि मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, अगर आपने पढ़ा हो। वरना मेटल्स आप बहुत सारे जानते हो, सोडियम एल्यूमिनियम, है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, ये सारे क्या हैं, बहुत सारे क्या हैं, ये मेटल्स है। तो एक बात हमेशा याद रखना, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो केवल एक ऐसा हाइड्रोजन और ये अमोनियम आयन है जो क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या होता है, एनायंस होते हैं। बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। नहीं समझ में आया, दोबारा समझो मेरी बात। मैंने कहा जितने भी मेटल्स आपके होते हैं, जितने भी मेटल्स आपके होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। सारे के सारे मेटल्स क्या है, कैटायंस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर मैं दूसरी ओर बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में केवल हाइड्रोजन, ठीक है, नॉन मेटल्स में केवल और केवल हाइड्रोजन और अमोनियम ऐसे आयन हैं जो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं अपने ऊपर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स केवल दो तरीके के हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और अमोनियम, हाइड्रोजन और अमोनियम जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। केवल यही दो ऐसे, क्या केवल यही दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं किसी और को। ठीक है भाई, ये छोटी सी बात में काफ़ी सारी बड़ी चीज़ लिखी हुई है। एक बार वीडियो पॉज करके ये लाइन दोबारा से समझने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, ये जो सारे मेटल्स हैं वो क्या है, कैटायंस हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं उनमें से केवल हाइड्रोजन और अमोनियम ही क्या है, कैटायंस है, बाकी सारे क्या है, एनायंस है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली चीज़ है, वो क्या है, वो ये है कि ये 3 पॉइंट आप पढ़िए। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो सोडियम का एटम, ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है भाई, दूसरा अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है भाई, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का एक अच्छा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या, Mg2+, Mg2+। ठीक है, अब यहाँ तीसरी लाइन में वो कह रहा है कि अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम को हम लिख सकते हैं Al3+ या Al+3। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल है सोडियम, Na पॉजिटिव। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर कितना चार्ज आएगा, +1 आएगा। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, +2 आएगा। अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, +3 आएगा। ठीक है भाई, बस ये बात थी। अच्छा भैया, अगर एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर 4 यूनिट चार्ज आना चाहिए। इसका जवाब है भाई, हो सकता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि एक एटम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। भाई किसी की देने की भी तो क्षमता है, कोई ऐसा थोड़ी है भाई मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है आप सारे ले लो, नहीं। एक इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा, एक एटम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। एक एटम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। सेम यही बात है, एक एटम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, और एक एटम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। भाई किसी की लेने की भी क्षमता है। ठीक है, कोई हमारी तरह नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रीडी है ना, जो लोग ग्रीडी होता है ना, भाई और आ जाए और आ जाए और आ जाए। एटम्स के साथ ऐसा नहीं है, एटम्स 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 3 से ज्यादा वो लेते ही नहीं है। ठीक है, उन्हें भी शर्म आ जाती है हम ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो एटम्स या तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो कि भाई मैं 10 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा या मैं 10 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है भाई, कमाल की चीज है, ये बात याद रखना, ये बात
याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज आयन की ओर, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज आयन को एक कमाल का शब्द दिया गया है कैटायन, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज आयन को भी एक कमाल का शब्द दिया गया है, दैट इज एनायन। दैट इज एनायन, यानी कि नेगेटिव चार्ज आयन क्या होते हैं हमारे, एनायन होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एनायन की। देखो एनायन कैटायन से सब कंपेयर कर सकते हो। कैटायन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो एनायन क्या करता होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेता होगा। कैटायन में क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर आ रहा था, तो एनायन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है भाई। ये सब तो सबको पता है। कैटायन का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, एनायन होता है, ठीक है भाई। तो एक एनायन कैसे फॉर्म होता है, जब एक एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट यानी कि ले लेता है। अगर सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन होते हैं। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है किसी दूसरे एटम से, और उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। एक एनायन कंटेन करता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन मोर देन द नॉर्मल एटम, ठीक है, ये समझो भाई। 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन थे क्लोरीन के ऊपर, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन थे क्लोरीन के ऊपर। जब क्लोरीन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बात क्लियर है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो फालतू लेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन फालतू लेगा ना क्लोरीन, ठीक है। तो वही ये बता रहा है कि एक एटम, एक ऐसा आयन जो कैसा है, एनायन है, उसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल एटम से, ठीक है। अगर नॉर्मल एटम्स में 17-18 इलेक्ट्रॉन है तो आयन एनायन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, द आयंस ऑफ ऑल द नॉन मेटल्स आर एनायंस। देखिए कमाल की बात आ गई है, ठीक है। देखिए ये पढ़िए, बहुत अच्छा पॉइंट है। द आयंस ऑफ ऑल द नॉन मेटल्स एलिमेंट आर एनायन। जितने भी नॉन मेटल हैं, जितने भी नॉन मेटल हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन लेते हैं देने के बजाय, वो सारे इलेक्ट्रॉन लेते हैं देने के बजाय। याद रखो, नया नया टॉपिक है, थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो सकता है, अपनी एनसीईआरटी में लिख लो, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं हिंदी में लिख लिया करता था, है ना, वो व्हाट्सएप वाली हिंदी नहीं यूज करते आप, जितने भी GITNE जितने, ऐसा में लिख लिया करता था अपनी एनसीईआरटी में, तो आप भी लिख सकते हो। तो ये लिख लो ना कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं बजाय देने के, ठीक है। और उसका भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन। देखो ये हम कहीं पढ़ के आए हैं, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन, याद करो, ये मैं ऊपर पढ़ा के आया हूं कि हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या है, कैटायन है, ठीक है, वो क्या है, कैटायन है। लेकिन एनायन की बात करूं तो हाइड्रोजन और अमोनियम कैसे हैं, नॉन मेटल है, फिर भी वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, ठीक है भाई। जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करते हैं बजाय देने के, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं आपके, सिवाय इन दो के। केवल ये दो नॉन मेटल हैं, याद कर लेना, हाइड्रोजन और अमोनियम, जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं बजाय लेने के, ठीक है। चाहो तो एनसीईआरटी में अपने नोट्स वाली कॉपी में डाल देना। नोट्स बना रहे हो ना, सबसे पहले मुझे बताओ, नोट्स अगर बना नहीं रहे हो तो बनाओ भाई। मैं हमेशा से कहता हूँ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स नहीं बना रहे हो, आज से ही बनाना बैठो। अगर 10 दिन बाद भी पेपर है तो बनाओ, कल ही पेपर है तो नहीं कहूँगा मैं नोट्स बनाओ, अगर 10 दिन बाद भी पेपर है तो प्लीज़ यार नोट्स बनाओ। ये गलती हम सब करते हैं, नोट्स नहीं बनाते, ठीक है। चलो पढ़िए, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, एक एनायन के पास कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ सकता है, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। जैसे कि भैया भैया बहुत देर हो गया आप क्लोरीन क्लोरीन कर रहे हो, एक और दूसरा एग्जांपल लो। तो भाई दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 8 होते हैं उसके पास प्रोटॉन। ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी से ले लेता है और उसके ऊपर आ जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब उसके ऊपर अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा भैया, 2 ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आ जाता है, O2 नेगेटिव, ठीक है भाई।
जैसे कि आप देख सकते हो बुक वालों ने भी क्लोरीन का ही ले रखा था, तो क्लोरीन का ही मैंने उठा लिया। देखो क्लोरीन के पास 17 ही प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये है +1, यानी कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर मैंने आपको दिखाया था, देखो यहाँ है -1, यहाँ है -1, यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ है +1, यानी कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा Cl नेगेटिव। प्रोटॉन तो रहेंगे 17 ही, क्योंकि हमने कहा प्रोटॉन से कभी भी छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, केवल छेड़छाड़ होगी इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, अब टोटल चार्ज आ जाएगा -1। -1 कैसा है ये तो पता है ना, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1, कितने प्रोटॉन है भाई, कितने प्रोटॉन है, 17। अब मुझे बताओ -18 + 17, जरा सा तो गणित आता ही होगा ना, ये -1 आएगा भाई, ये -1 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। ठीक है भाई, ठीक है, ये बात थी हमारी। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ नोट पॉइंट्स की, और नोट पॉइंट्स वही हैं, अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका क्लोरीन, उसको आप फ्लोरीन का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, F नेगेटिव। फ्लोरीन बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचता है, आगे चल के आप पढ़ोगे फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एटम्स में अगर एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसका अच्छा एग्जांपल क्या है, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। ठीक है भाई, O2 नेगेटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, अगर एक एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का एक अच्छा एग्जांपल ले तो वो क्या है, N3 माइनस। यहाँ पे क्या हुआ है, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, नाइट्रोजन ने किसी और एटम से क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। ठीक है भाई, अगर मैं बताऊं तो 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई भी एटम नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 3 से ज्यादा नहीं ले सकता। या तो 3 लेगा, या तो 2 लेगा, या तो 1 लेगा, या तो डोनेट करेगा, या तो 1, 2 या 3 डोनेट करेगा। ना तो 4 डोनेट हो सकते हैं, ना ही 4 एक्सेप्ट हो सकते हैं। सारा खेल 3 या 3 से नीचे ही चलता है। ठीक है भाई, तो ये कहानी थी हमारी आयंस की। आयंस में भी कहानी थी ये कैटायंस और एनायंस की। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ लाइक करो, ठीक है, मुझे भी पता चले मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वैसे तो प्लीज़ मत करना, बुरा लगता है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, और कमेंट्स में बताओ यार कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये समझ नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा सकूं। ठीक है, और आप अगर काफ़ी लेट हो गए हो कमेंट करने में तो भी बेफिक्र हो, चाहे मुझे कमेंट में आपको समझाना पड़े, मैं आपको समझाऊंगा। बाकी आज की वीडियो में से इतने रखते हैं। लास्ट में तक कहूँगा, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, कीप काम, स्टे पॉजिटिव, और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। बाय बाय।